Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. So we have started with the science 2 topic, that is the heredity and evolution. So in evolution part जब हमने start किया था तो अभी हम पढ़ रहे हैं that is the evidences of evolution. Evidences means proof क्या है कि evolution हुआ है. तो उसमें सबसे पहला proof हमने देखा था morphological evidences. सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने देखा था सबसे पहला कि जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज़, ओके, उनके माउथ पैटर्न में, आइज़ के पैटर्न में, देन नॉस्ट्रिल, ईयर पिन्ना, बॉडी हेयर्स, इनके पैटर्न में जो सिमिलैरिटीज़ है एनिमल्स में वो हमने देखा. देन प्लांट में हमने देखा कि प्लांट में कैसे उनके लीव्स में, फ्रूट पैटर्न्स में, ओके, सिमिलैरिटीज़ है. हम देखते हैं प्लांट में काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हमें दिखाई देती है. लीफ के ऊपर के वेनेशन में दिखाई देता है, रूट सिस्टम में दिखाई देता है, सीड के पैटर्न में दिखाई देता है, कुछ सीड डाइकोटिलेडोनस दिखाई देता है तो कुछ सीड मोनोकोटिलेडोनस दिखाई देता है. सो दिस इज़ फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस जो हमने देखा. नेक्स्ट हमने देखा एनाटॉमिकल एविडेंस. एनाटॉमिकल एविडेंस को हमने दो इसमें स्टडी किया, दैट इज़ द होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन. क्या होते हैं होमोलॉगस ऑर्गन? होमोलॉगस ऑर्गन जिसमें स्ट्रक्चर सेम है और फंक्शन डिफरेंट है. यहाँ पे जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें हमने देखा कि ह्यूमन हैंड, कैट का 4 लेग, बैट का जो विंग्स है और वेल का जो फिन है, इन सब का फंक्शन अलग है. ह्यूमन हैंड इज़ यूज फॉर द वर्किंग, कैट 4 लेग इज़ यूज फॉर द वॉकिंग, बैट विंग इज़ यूज फॉर द फ्लाइंग एंड वेल फिन इज़ यूज फॉर द स्विमिंग. तो इन सब का काम अलग अलग है. लेकिन अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो सभी में जो बोन का पैटर्न है, ये पहला बोन, सभी में ये पहला बोन जो है ये जो है ये ह्यूमरस कहलाता है. यहाँ पे 2 बोन्स है, ठीक है, यहाँ पे 2 बोन्स है विच इज़ कॉल्ड अ रेडियस अल्ना. ओके, दिस इज कॉल्ड अ रेडियस अल्ना. इसके बाद में ये जो बोन्स है इसे कहते हैं मेटाकार्पल्स, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स. और ये जो फिंगर्स के बोन है उसे कहते हैं फैलेंजेस. ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन फंक्शन हर किस में अलग है. जबकि जो एनालॉगस ऑर्गन्स है, एनालॉगस ऑर्गन में फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई के विंग्स, देन बर्ड्स के विंग्स और बैट के विंग्स, अगर इसे हम कंसिडर करें तो तीनों भी चीज़ें, तीनों भी जो विंग्स है वो उड़ने के काम आते हैं. लेकिन अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो बैट के विंग्स के ऊपर में स्किन होता है और बोन से बना होता है. बर्ड्स का जो विंग्स होता है उसके ऊपर में स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट इज़ ऑफ फेदर्स, ठीक है, और बटरफ्लाई का विंग जो है वो काइटिनस स्केलेटन से बना होता है. तो तीनों का स्ट्रक्चर अलग है लेकिन ये जो विंग्स है वो उड़ने के काम आ रहा है. सो दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको हम कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन. सो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में हमने होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन के बारे में स्टडी किया. देन नेक्स्ट हमने देखा वेस्टिजिनल ऑर्गन. सो व्हाट आर वेस्टिजिनल ऑर्गन? वेस्टिजिनल ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन जो पहले फंक्शन में थे, पहले हमारे बॉडी में इनका प्रेजेंस था, इसका एक पर्टिकुलर फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन को लॉस कर चुके, दैट इज़ कॉल्ड अ वेस्टिजिनल ऑर्गन. इसके एग्जाम्पल हमने क्या पढ़े? तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम इसमें देख रहे हैं दैट इज़ ऑफ अपेंडिक्स. ठीक है, अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे बॉडी में आज भी दिखाई देता है लेकिन उसका कुछ फंक्शन हमारे बॉडी में अभी नहीं है. क्यों नहीं है? तो इसका रीज़न है कि जब ह्यूमन बीइंग रॉ फूड मटेरियल यानी बिना पकाया हुआ खाना खाता था तो उसमें सेल्यूलोज होता था और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों में नहीं है. वो एंजाइम अपेंडिक्स में प्रेजेंट हुआ करते थे. ओके, आज भी ये अपेंडिक्स जो कैटल्स है, जो ग्रेजिंग एनिमल है, उनमें ये अपेंडिक्स जो है वो
काफ़ी वर्किंग कंडीशन में। ओके, अब क्या हो गया, जब से ह्यूमन बीइंग ने रॉ फूड मटेरियल छोड़ के कुक फूड खाना स्टार्ट किया, उस समय से धीरे धीरे सेल्यूलोज जो है उसको पचाना नहीं पड़ता, उसे डाइजेस्ट अब नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जब हम खाने को पकाते हैं, कुक करते हैं, उस समय ये सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज क्या है एक्चुअली, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन है, तो उसके बीच का ये जो लिंकेज है वो ब्रेक हो जाता है और वो डाइजेस्ट होना वहीं पे स्टार्ट हो जाता है। ओके, जिस वजह से अपेंडिक्स का रोल जो है वो चले गए। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर एज अ वेस्टिजिनियल ऑर्गन। नेक्स्ट है वेस्टिजिनियल ऑर्गन में जो हम देखते हैं, दैट इज़ अ कॉकिक्स। कॉकिक्स हमारे वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट बोन है, जिसको हम कहते हैं टेल बोन। वाई इट इज़ कॉल्ड टेल बोन? बिकॉज when human being was like a monkey or ape at that time, tail was present, tail उस समय present था, तो वो tail को control करने के लिए जो bones required थे, जहाँ पे muscle strength था, that is called a coccyx। ठीक है, अभी वो coccyx reduced form में हो चुका है and it has lost its function but it shows its presence। next हम देख रहे हैं that is this last teeth, जिसको हम कहते हैं molar teeth, that is called a wisdom teeth। ये wisdom teeth हमारे लाइफ के एक टिपिकल एंड में आता है, फ्रॉम द एज ऑफ 16 to 18 to 30 ऑफ एज। ठीक है, कभी भी ये टीथ आते हैं, इट इज़ वेरी पेनफुल व्हेन दे आर कमिंग। सो दिस टीथ हैज़ लॉस्ट देयर फंक्शन, क्योंकि जब हम रॉ फूड खाते थे उस समय हमें उसे ज़्यादा टाइम चिव करना होता था। ठीक है, वी रिक्वायर मोर चिविंग एट द टाइम। बिकॉज ऑफ द लेस चिविंग, बिकॉज वी आर ईटिंग नाउ कुक फूड जो आधा पहले ही सॉफ्ट हो चुका होता है, सो वी डोंट रिक्वायर टू चिव इट न्यूमरस टाइम। तो ये जो विजडम टीथ है उन्होंने अपना फंक्शन हमारे बॉडी में लॉस्ट कर दिया। नेक्स्ट इज ईयर मसल, इसे कहते हैं ईयर पिन्ना और ईयर पिन्ना मसल। जैसे हम देखते हैं बाकी एनिमल्स में, बाकी एनिमल्स जो है, रेस्ट ऑफ द एनिमल्स, उनमें टेंडेंसी होती है टू मूव द ईयर पिन्ना, और वो इसे अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ताकि कोई और इंसेक्ट उनके बॉडी पे आके बैठे तो वो अपने ईयर पिन्ना से उसको मूव कर सके। ह्यूमन बींग्स टेक ऑल दिस अपॉर्चुनिटी इज़ डन बाय द ह्यूमन हैंड्स, और इस वजह से ईयर पिन्ना का जो रोल है वो लॉस्ट हो चुका। तो ह्यूमन बॉडी में ईयर पिन्ना का साइज़ रिड्यूस हो चुका और उसका मसल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो चुका। ओके, इसके अलावा एक और एविडेंस मिलता है हमें नैक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। तो आँख के ऊपर में एक लेयर होता है जिसके कहते हैं नैक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन। हम देखते हैं कि जब हम एनिमल्स को अंधेरे में देखते हैं तो उनकी आंखें चमकती है, जबकि ह्यूमन बींग्स की आंखें अंधेरे में नहीं चमकती है। दिस इज़ द रीज़न कि जो नैक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है दैट इज़ एब्सेंट इन द ह्यूमन बींग, वेयर एज इट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल्स। सो नेक्स्ट एविडेंस हमने ये देखा था। नाउ नेक्स्ट एविडेंस विच वी आर गोइंग टू सी टुडे, दैट इज़ कॉल्ड अ पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। नाउ व्हाट इज़ दिस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में जो ऑर्गेनिज्म अर्थ के अंदर में बरीड हो चुके हैं, ओके, द ऑर्गेनिज्म विच हैज़ बरीड अंडर द अर्थ सरफेस। अब कैसे बरीड हो चुके हैं, तो इसके रीज़न कई है, जैसे एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर जिसे हम कहते हैं, फ्लड की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, वॉल्केनो की वजह से, जो ये एनिमल्स हैं उस समय इन डिज़ास्टर की वजह से ये एनिमल्स अर्थ के अंदर में चले गए। अर्थ के अंदर में जाने के कारण एज दे आर बरीड इन अ लाइव कंडीशन और डेड कंडीशन, तो क्या हो गया कि जब अर्थ के अंदर में ये चले गए तो उनका बॉडी का इम्प्रेशन जो है वो रॉक या सॉइल पे डेवलप हो चुका है, बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस फ्रिक्शन ऑफ द अर्थ मूवमेंट। तो अर्थ मूवमेंट के कंटिन्यूस फ्रिक्शन के कारण इनका जो इम्प्रेशन है, यहाँ आप देख रहे हो, हियर वी आर गेटिंग द बोन इम्प्रेशन ऑन द रॉक्स एंड सॉइल, और इसी को हम कहते हैं फॉसिल्स। द रिमिनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म विच इज़ प्रिजर्व अंडरग्राउंड, दिस इज कॉल्ड अ फॉसिल।
और ये फॉसिल यूज़ किया जाता है फॉर स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन। अब ये फॉसिल को कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है। हर एनिमल का जो फूड सोर्स होता है वो आइदर प्लांट या एनिमल्स रहेंगे, और प्लांट और एनिमल में मेन एलिमेंट होता है दैट इज कार्बन। सो कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर द डेथ, ठीक है। तो जब कार्बन कंजप्शन स्टॉप हो जाता है तब कार्बन का डिकेइंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, और नॉर्मल कार्बन जो होता है दैट इज द C14, ठीक है। In case of dead bodies of plant and animal, instead of remaining constant, the ratio between C14 and C12, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है और उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप 14 है, ओके। तो जब ये कार्बन डीके होना स्टार्ट हो जाता है तो वो उसके रेडियो आइसोटोप में कन्वर्ट होता है। तो C12 जो कार्बन है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, जबकि C14 जो कार्बन है दैट इज़ अ रेडियो एक्टिव। तो जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट और एनिमल कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिव C14, यानी जैसे जैसे वो ज़मीन के अंदर में जाएगा उसका डिकेइंग स्टार्ट होगा, तो ड्यूरिंग अ स्टार्ट ऑफ डिकेइंग दिस C12 कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इनटू C14, ठीक है। और C14 कार्बन एटम रेडियो एक्टिव है, तो इसको जो रेडियो एक्टिव कार्बन एटम है उसे हम क्या करते हैं, उसके रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं, और इसी को कहते हैं कार्बन डेटिंग मेथड। तो आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट जो ज़मीन की खुदाई करके पुरानी चीज़ों को फाइंड आउट करता है, ठीक है, जिसे पैलेंटोलॉजी या आर्कियोलॉजी हम कहते हैं। ये डिपार्टमेंट जो होता है वो ह्यूमन फॉसिल, एनिमल फॉसिल या जो भी फॉसिल, नॉन लिविंग थिंग्स के फॉसिल जो उन्हें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं उसका ये कार्बन डेटिंग करते हैं, एंड दे फाइंड आउट द एज ऑफ दैट फॉसिल, ओके। सो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमें ये है अर्थ का क्रस्ट, ये अर्थ का लेयर है, ठीक है। अर्थ के लेयर में सबसे नीचे हमें इनवर्टिब्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, ओके। फिर उसके ऊपर में हमें दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ पाइसेस यानी फिश जो कि वर्टिब्रेट्स है। इसके बाद में हमें दिखाई दे रहे हैं एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, दिस इज़ द पर्टिकुलर एज ऑफ द रेप्टाइल्स, और उसके बाद में हमें दिखाई दे रहे हैं बर्ड्स एंड मैमल्स, ओके। अर्थ के अलग अलग लेयर में हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही है। दैट मीन्स सबसे पहले क्या है, जो जितना अर्थ लेयर के डिपर में रहेगा वो पहले आया, जो जितना ऊपर रहेगा वो बाद में आया। सो इनवर्टिब्रेट्स कम फर्स्ट, देन वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले वर्टिब्रेट्स में पाइसेस यानी फिश का जन्म हुआ, उसके बाद में एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, मेसोजोइक एरा जो था जिसको हम जुरासिक एरा कहते हैं विच इज़ अ डोमिनेंट एरा ऑफ द रेप्टाइल्स, और उसके बाद में सिनोजोइक एरा विच इज़ द डोमिनेंट एरा ऑफ द मैमल्स, ठीक है। सो इन दिस वे दिस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस हेल्प कि इवोल्यूशन की स्टडी करने में मदद करता है कि पहला कौन सा ऑर्गेनिज्म अर्थ पे आया। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग मेथड is based upon the radioactive decay of naturally occurring carbon that is C14, ठीक है। और ये किसने फाइंड आउट किया था, विलार्ड लिबी नाम के जो साइंटिस्ट है, जिसे 1916 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ही हैज़ फाउंड आउट कि कार्बन डिकेइंग कैसे किया जाता है, जिसको कार्बन डेटिंग कहते हैं। नॉर्मली बॉडी में कौन सा कार्बन होता है, C12, ठीक है, नॉर्मल। अगर अभी हमारे बॉडी का कार्बन लेवल चेक किया जाएगा तो अभी हमारे बॉडी में C12 कार्बन मिलेगा। जैसे ही ये बॉडी जो है वो अर्थ में चली जाती है, अर्थ क्रस्ट में चली जाती है, ये कार्बन डिकम्पोज होता है और ये अपने रेडियो एक्टिव कार्बन में कन्वर्ट होता है विच इज़ अ कार्बन 14, और ये रेडियो एक्टिव है। इसके रेडिएशंस निकलते हैं जिसको रेडियो एक्टिव जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो रेडिएशन कैप्चर करते हैं उससे कैप्चर करके फिर कितना रेडिएशन कैप्चर हो रहा है उसके बेसिस पे
कार्बन डेटिंग होता है, एज ऑफ दैट मटेरियल इज़ फाइंड आउट। ओके, इन्होंने ये कार्बन डेटिंग के बारे में एक रिसर्च पेपर में लिखा था जो कि रेडियो कार्बन नाम के जर्नल में पब्लिश हुआ था। सो दिस इज अबाउट द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। Now next we are going to study about the embryological evidences. ये हमने कहीं ना कहीं पहले इस चीज़ को डिस्कस किया है। सो व्हाट इज़ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस? यहाँ पे हमें 3 लेयर्स ऑफ डायग्राम दिखाई दे रही है। ये है डायग्राम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले फर्स्ट फेज का, दिस इज सेकेंड फेज एंड दिस इज थर्ड फेज। यहाँ पे हम देख रहे हैं एम्ब्रियो ऑफ द फिश विच इज़ पाइसेस, सैलामेंडर, ठीक है, जो कि एम्फीबियंस है, टॉर्टाइस जो कि रेप्टाइल है, चिकन ओके जो कि बर्ड है, पिग, काउ, रैबिट एंड मैन ये मैमल्स है। तो जब हम फर्स्ट फेज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम इस एम्ब्रियो से फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये एम्ब्रियो किस ऑर्गेनिज्म का है। आइदर दिस एम्ब्रियो इज़ ऑफ फिश और इट इज़ ऑफ एम्फीबियंस और इट इज़ ऑफ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। सो यहाँ पे सारे एम्ब्रियो हमें नियरली सेम दिखाई दे रहे हैं। एवरी एम्ब्रियो इज़ हैविंग अ गिल्स, एवरी एम्ब्रियो इज़ हैविंग अ टेल, एवरी एम्ब्रियो इज़ हैविंग अ आइज, हेड, इसका बॉडी जो है वो हेड, ट्रंक एंड टेल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ह्यूमन बींग्स में हमें गिल्स नहीं दिखाई देता, लेकिन एम्ब्रियो में वो गिल्स हमें दिखाई देते हैं। ओके, बर्ड्स में गिल्स नहीं दिखाई देते, लेकिन एम्ब्रियो शोज द प्रेजेंस ऑफ गिल्स। सेकेंड फेज में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और थर्ड फेज में हम क्लियरली बता सकते हैं कि दिस डेवलपिंग फिटस इज़ अ फिटस ऑफ विच ऑर्गेनिज्म। तो ये जो फर्स्ट फेज है जहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है, सो दिस इज़ ए कंपैरिजन जो ये बताता है कि इवोल्यूशन जो हुआ है वो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म हुआ है। सो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ embryonic development stage of various vertebrates which is given in the picture shows that all embryos show extreme similarities during the initial stage of their development. क्या दिखाई दे रहा है? एक्सट्रीम सिमिलैरिटी। Those similarities decrease gradually and similarities in initial state indicate common origin of all these animals. This is very very important. तो ये जो similarities हमें सारे organism के embryo में दिखाई दे रहा है, so this is a stage which indicate common origin in all animals. We are going to see now regarding the evidences of evolution, the animated video of evidences of evolution. So first is fossil, then we have seen about the anatomical, embryological and biochemical evidences. तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वही यहाँ पे हम एनिमेटेड फॉर्म में देख रहे हैं। सो फर्स्ट हम देख रहे हैं पैलेंटोलॉजिकल, जिसमें बताया गया फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? द ट्रेसेस और रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म जो कि अर्थ क्रस्ट में बरीड हो चुके हैं, सो दैट इज कॉल्ड अ फॉसिल। यहाँ पे दिखा रहे फॉसिल्स कैसे बनता है। ये एक फिश है जो डेड होने के बाद में कहाँ चली गई? अर्थ सरफेस के नीचे, यानी सी सरफेस के नीचे, एंड फाइनली उसका कन्वर्शन किस में हो गया? एक स्किन जो है वो निकल गई, डिकेइंग हो गया, और उसके बाद में वो फिश जो है उसका फॉसिल बन गया। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक रॉक है, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये रॉक का ओल्डर लेयर है, ये रॉक का यंगर लेयर है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बरीड हो जाता है और कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बरीड हो जाता है, इसका मतलब है Z1 इज ओल्डर देन द X1। देन प्लेसेस अ न्यूमेरिकल एज जो ली जाती है, दैट इज विद द रोल ऑफ यूजिंग अ C14 कार्बन आइसोटोप, ठीक है। नॉर्मल कार्बन कौन सा होता है? C12। लेकिन जैसे ही एनिमल जो है वो
डीके होना स्टार्ट होता है तो C12 का कन्वर्शन C14 में होता है। और भी बाकी एविडेंसेस है जैसे चेंज इन अमाइनो एसिड, ये भी एक रोल है प्ले करता है इन द कैलकुलेशन। नेक्स्ट ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ द वुड प्लांट के वुड का डायग्राम है। और आप इसमें जो रिंग्स देख रहे हैं, जो लाइनिंग्स देख रहे हैं, दैट इज़ द रिंग्स ऑफ कैम्बियम। ठीक है, तो ये जो रिंग्स देख रहे हैं दैट इज़ द एविडेंस कि हर साल एक रिंग इसमें बढ़ते जाती है एंड दैट विल शो द एज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो यहाँ से हमें प्लांट का एज पता चलता है। तो यहाँ से निकलने वाले जो कार्बन रेज है, कार्बन रेडिएशंस है, दैट विल गिव द एज ऑफ दिस प्लांट जिसका फॉसिल हमें मिला हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड अ कैम्बियम रिंग्स। ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम दिख रहे हैं एक फॉसिल। ठीक है, और ये फॉसिल जो है ये हमें बता रहा है कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिलेट है। दिस फॉसिल इज हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ एम्फीबियन एंड बर्ड्स। जैसे आर्कियोटेरिक्स था विच इज़ हैविंग अ फेदर्स एज वेल एज बिक। ठीक है, और उसके साथ में क्लॉड डिजिट भी थे। नेक्स्ट ये हमें डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमने होमोलॉगस और एनालॉगस ऑर्गन स्टडी किए थे। यहाँ पे विंग्स है, बैट का विंग है। ठीक है, ये एक डायनासोर का विंग है, ये बैट का विंग है, और ये जो है वो बर्ड का विंग है। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें सभी का बोन स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहा है। सो structure is same, function is different, so it is a homologous organ. So this is a example of anatomical evidences. तो यहाँ पे हमने homologous organ और analogous organ जो पढ़ा था। ठीक है, homologous में क्या होता है, structure same, function different, और analogous में क्या होता है, function same, structure different। ठीक है, तो इसमें यह है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताता है। नाउ नेक्स्ट हमने वेस्टिजिनल ऑर्गन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन द एग्जांपल ऑफ अपेंडिक्स इज टेकन। तो अपेंडिक्स जो है, सो दैट इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग इवन इफ इट डजंट प्ले एनी रोल। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेस्टिजिनल ऑर्गन। ठीक है, और ये बताता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ अपेंडिक्स ने अपना जो फंक्शन था वो लॉस कर चुका। सो दिस इज अबाउट द वेस्टिजिनियल ऑर्गन। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, द मोर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज विल बी सिमिलर इन द अर्लियर स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम देख रहे हैं द एम्ब्रियो ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म इज कंपेयर विच बिलोंग्स टू द डिफरेंट स्टेजेस। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर इट इज़ स्टडीड दैट कि सारे ऑर्गेनिज्म क्लोजली रिलेटेड है। नेक्स्ट जो अभी आपके सिलेबस में नहीं था लेकिन ये भी एक एविडेंसेस है, दैट इज़ डीएनए एंड अमाइनो एसिड जो इम्प्रेशन है। ठीक है, तो वो डिफरेंट स्पीसीज में फाइंड आउट किया गया। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अब ये आपके इसमें है नहीं, सो लिव इट। So student, here we finish off with the evidences of the evolution. So in our next class we are going to study about the Darwin theory of natural selection. So till then, remain safe at the home, take care of yourself, study hard and have a nice day. Thank you.